नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। 7 बजने वाले हैं, चक्रव्यूह का वक्त है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वो कहानियां जो आज आपने वोट करके हमको बताई हैं। पहली कहानी थी 19% दर्शकों की पसंद के साथ मध्य प्रदेश में एक पुल का अजीबोगरीब टेस्ट किया गया है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक तरफ इंसान चांद पे जा रहा है और दूसरी तरफ हम कहाँ किस धक्यानुसी दुनिया में रह रहे हैं। ये तस्वीर अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे साथ रहिए, अगले कुछ मिनट तक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस अजीबोगरीब मध्य प्रदेश से हम आपको वाकिफ कराने वाले हैं। 24% दर्शकों की पसंद बनी हमारी अगली खबर। बात E20 पेट्रोल की है। क्या सरकार अपने ही मुख्य आर्थिक सलाहकार की सलाह मानने वाली है? क्या वापस आने वाला है पुराना E10 वाला पेट्रोल? क्या है पूरा सच? इसके पीछे की पड़ताल 7:28 पर डिटेल में इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ते 27% वोटों के साथ नंबर 2 पर जो खबर है वो झारखंड की सियासत की, जहां जेनजी युवाओं के आक्रोश के आगे हेमंत सोरेन सरकार को आखिरकार झुकना पड़ गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार पर युवाओं के गुस्से का संकट अब टल गया है या बरकरार है, क्योंकि ये युवाओं का जो आंदोलन का रुख है वो रांची से निकलकर पटना तक पहुंच गया है। पटना में बड़े आंदोलन की शुरुआत आज से हो गई है। और अब आज की हमारी नंबर 1 और लीड स्टोरी, जिसे आपने दी है सबसे ज्यादा 30% वोट। 20 जुलाई के संसद मार्च बवाल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा और कड़ा हंटर चल गया है। पुलिस एक्शन पर आए इस कड़े ऑर्डर के बाद क्या अब दिल्ली पुलिस बुरी तरह फंस गई है? यही हमारी आज की लीड स्टोरी है, क्योंकि आपने इसको सबसे ज्यादा वोट दिए हैं। अब तक तो आपने सुना होगा कि पुलिस पंचनामा करती थी, क्या हुआ, कहां हुआ, किसने किया, किसने कानून तोड़ा, किसने शांति भंग की। लेकिन अब खबर है दिल्ली पुलिस का पंचनामा होने जा रहा है कि 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ पुलिस कैसे पेश आई थी। देश की सर्वोच्च अदालत ने तय किया है कि राजधानी की पुलिस का पंचनामा होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस को करारा झटका लगा। पुलिस की सभी दलीलें धरी की धरी रह गई। लगे हाथ सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया है, जो कि CJP आंदोलन के वक्त के चश्मदीदों को सुनने वाली है, पीड़ितों की बात सुनेगी। और फिर ये हाई पावर्ड कमेटी, जो कि एक जज साहब अध्यक्षता कर रहे होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट को ये बताएगी कि 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर संसद के आसपास जो हुआ वो क्या हुआ और क्यों हुआ। छात्र सही बोल रहे हैं या दिल्ली पुलिस की खाकी वर्दी सच बता रही है? आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया। हलफनामे में उन आरोपों पर दोनों राज्यों की पुलिस ने अपना अपना पक्ष रखा, जिसमें मोटे तौर पर यह कहा गया कि उसने प्रदर्शनकारियों पर ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया है। बीस जुलाई को जो देश ने अपनी आंखों से देखा, उसे दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में किस भाषा में दिखा रही है? दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए संसद मार्च किया। पुलिस का काम था कानून व्यवस्था संभालना। दोनों ने अपना अपना काम किया। फर्क सिर्फ इतना है कि छात्रों का काम कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और पुलिस अब अपना काम हलफनामा दाखिल कर समझा रही है। कैमरा कहता है छात्रों पर लाठी चली, पुलिस कहती है न्यूनतम बल प्रयोग हुआ। तस्वीरों में दिखा पैलेट गन से छात्र घायल हुए। पुलिस कहती है हमारे भी 240 से ज्यादा जवान जख्मी हुए। मौके पर दिखा सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी थे। पुलिस कहती है वे निगरानी के लिए थे। सर्वोच्च अदालत के नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि 20 जुलाई को 30,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी छात्र सड़कों पर मौजूद थे, जो 3 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए थे। मौके पर करीब 5,000 पुलिसकर्मी तैनात थे, यानी 6 छात्रों पर 1 पुलिसकर्मी। मोटा मोटा गणित यही कहता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने बहुत सोच समझकर ग्रेडेड रिस्पॉन्स यानी चरणबद्ध तरीके से बल का इस्तेमाल किया। अंग्रेजी का ये जो शब्द है ना, ग्रेडेड, ये बहुत ही सुंदर है। इसे हिंदी में आप कहेंगे पहले थोड़ा डंडा चलाया, फिर थोड़ा ज्यादा डंडा चलाया। और पुलिस का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर संसद की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। ठीक है, बैरिकेड तोड़ना गलत बात है।
नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी सवाल उतना ही सीधा है, कानून तोड़ने वालों को रोकने और छात्रों को पीटने के बीच की दूरी कौन तय करेगा? करीब 1.5 महीने से संसद भवन के करीब चल रहे सीजेपी के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए दिल्ली की पुलिस और दिल्ली के प्रशासन ने क्या क्या कदम उठाए थे? क्यों नौबत आ गई छात्रों के अंदर गुस्सा भर जाने की? 18 जुलाई को ठीक 2 दिन पहले अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने क्यों इतने बेतरतीब तौर पर, कथित तौर पर जबरन और धोखे से उठाकर अस्पताल में अचानक भर्ती करा दिया, सरेआम धोखा देकर? ये तमाम वजह जिससे सवाल खड़े होते हैं दिल्ली पुलिस की कारगुजारियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार सरकार से आज बोला कि आप हमें ये लिस्ट तो देंगे तभी तो हम क्वॉश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि छात्र को, युवाओं को प्रोटेक्शन हो, उनके खिलाफ जो एफआईआर्स हुए पूरे देश भर में उसको हटाया जाए, विड्रॉ किया जाए, क्वॉश किए जाए। पेटिशनर्स के साइड भी जो है वो भी चाहते हैं ये हो, लेकिन सरकार का मंशा ये नहीं है। तो आपने पूरे देश के साथ विश्वासघात किया है। आप सुप्रीम कोर्ट में अगर स्टैंड नहीं ले रहे हो तो विश्वासघात कर रहे हो आप युवाओं के साथ, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह हलफनामा उन याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया था जिनमें पुलिस की कथित ज्यादतियों की कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। इससे जुड़ी 4 याचिकाओं के लिए दिल्ली पुलिस से साझा जवाब मांगा गया था। दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस सचिन शर्मा ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को आज ये बताया कि 20 जुलाई का संसद मार्च गैर कानूनी था, इसकी परमिशन नहीं ली गई थी। पुलिस ने यह भी कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन में 2873 हिस्ट्री शीटर्स भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस के साथ मारपीट की, जिससे प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। हालात संभालने के लिए बल प्रयोग किया गया। अपने हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया कि उसके खिलाफ लाई गई याचिकाओं में चुनिंदा फोटो, अधूरे वीडियो और अपुष्ट मीडिया रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। इनमें पुलिस की कार्रवाई का पूरा संदर्भ नहीं दिखता है। यानी दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि अदालत को जो तस्वीर दिखाई गई वो पूरी नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या पूरी तस्वीर दिल्ली पुलिस के पास है? क्या दिल्ली पुलिस जो तस्वीर दिखा रही है वही पूरी और सच्ची है? अगर है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखती क्यों नहीं है? सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, बॉडी कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है पुलिस के उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखिए, अपना ड्यूटी चार्ट दिखाइए, जीडी एंट्री की कॉपी जो पेश है उसको कोर्ट के सामने रखिए। उसमें तो पैलेट गन चलाने का रिकॉर्ड अब दर्ज हो चुका है। किसने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया उसका रिकॉर्ड अदालत के सामने पुलिस क्यों नहीं रखती है? किसने लाठियां चलाई, लाठी चलाने का ऑर्डर किसने दिया, उसका रिकॉर्ड क्या है वो अदालत के सामने रखिए। और फिर तय हो जाएगा कि 20 जुलाई को जो कानून तोड़ रहा था पूरा देश ये देख चुका है। 20 जुलाई को पैलेट गन से प्रदर्शन कर रहे छात्र जख्मी हुए थे, कील वाली लाठियां बरसाई गई थी, बिना नेम प्लेट वाले दिल्ली पुलिस के जवानों ने लाठियां बरसाई थी छात्रों पर। सादे कपड़े में पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को घुसकर उनके बीच में पीटते रहे। एक महिला को तो जबरन थप्पड़ तक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मारा, वो भी तस्वीरें हैं। और एक महिला प्रदर्शनकारी के साथ तो बेहद अश्लील तरीके से उसके शरीर के पिछले हिस्से पर लाठी मारी गई। ये सब कैमरे में रिकॉर्डेड है। क्या दिल्ली पुलिस ने ये सब चीजें सर्वोच्च अदालत को बताई हैं? लेकिन दिल्ली पुलिस तो ये कहती है कि सब तो न्यूनतम था। सोचने वाली बात है, अगर ये न्यूनतम है तो पुलिस का अधिकतम बल कैसा होता होगा? इसे दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अधिकारियों से अब आप जान लीजिए। पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये केवल सीनियर अफसर्स ही बता सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वही बता सकते हैं और जिनके पास अभी एविडेंसेस हैं, जो इंक्वायरी करते हैं वही बता सकते हैं कि इसमें एक्चुअली में कहाँ गलती हुई है, कहाँ सही रेस्पॉन्स दिया है। बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे थे कि सादा कपड़ों के अंदर पुलिस डिप्लॉय किए गए थे। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल के जो पुलिसकर्मी हैं उनको सिविल कपड़ों में बतौर स्पॉटर वहां पर लगाया जाता है। वो तमाम चीज़ें रिपोर्टिंग करें, अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताएं कि वहां पर क्या चल रहा है। आप सुन रहे थे वेदभूषण साहब को, रिटायर्ड एसीपी हैं और ये वो शख्स हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी दिल्ली पुलिस के समर्थन में। अब ये सादे कपड़े वालों का जिक्र कर रहे थे, आइए उन्हीं की बात कर लेते हैं। सादे कपड़े वाले पुलिसकर्मी होते कौन है? 20 जुलाई को कुछ लोग सादे कपड़ों में लाठी पुलिस वाली हाथ में लिए दिखाई दिए थे। सवाल उठा कि ये लोग कौन हैं? पुलिस ने कहा कि ये उसके स्पॉटर्स हैं, स्पेशल ब्रांच से हैं, स्पेशल सेल से हैं, क्राइम ब्रांच से हैं, लोकल पुलिस से हैं।
लेकिन समस्या सिर्फ इतनी है कि प्रदर्शन कर रहे छात्र उन्हें कैसे पहचानते। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि वो पुलिसकर्मी थे, लेकिन उनके कपड़े क्या बता रहे थे? हम आम आदमी हैं। लेकिन वहीं दूसरे ही पल उनके हाथ में मौजूद पुलिस वाली लाठी ने बताया कि हम तो खास आदमी हैं, हम तो पुलिस वाले हैं। और अदालत में पुलिस का हलफनामा कहता है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, ये सब तो नियम के मुताबिक हुआ। अब छात्रों को ये कैसे पता लगे कि ये पुलिस वाले हैं या पुलिस की सादी वर्दी में कोई और गुंडा घुसा हुआ है, किसकी मदद ली जा रही है? दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में बताया कि 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी भी उसके घायल हुए। करीब 200 प्रदर्शनकारी छात्र और आम लोग भी इस वक्त घायल हुए थे। अगर पुलिसकर्मी घायल हुए तो ये गंभीर बात है, अगर प्रदर्शनकारी घायल हुए तो ये उतना ही गंभीर मामला है। पुलिस की चोट भी चोट है और छात्र की चोट भी चोट है, लेकिन फर्क समझिए आप। पुलिस के पास डंडा था, ढाल थी, हेलमेट थे, बुलेट प्रूफ पहने हुए थे। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों के पास क्या था? एक पोस्टर, एक नारा, एक आवाज और एक मोबाइल कैमरा, जिसमें जो कुछ रिकॉर्ड हुआ उसे पूरे देश ने अब देख लिया है। गौर करने वाली बात है कि ये 20 जुलाई को सड़क पर अलग अलग कहानी दिखी और आज दिल्ली पुलिस की तरफ से देश की सबसे बड़ी अदालत में दूसरी ही कहानी पेश की गई है। सड़क की कहानी में लाठी है, हलफनामे की कहानी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स है। छात्रों ने जिस पैलेट गन से फायरिंग की कहा, पुलिस अपने हलफनामे में उसे भीड़ नियंत्रण बताने की जरूरत बताती है। अब तीसरी कहानी अदालत लिखने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस को तगड़ा झटका जिन कुछ टिप्पणियों से आज लगा, वो अब मैं आपको बता देता हूं। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर कहा कि हर प्रदर्शनकारी को अपराधी की नजर से नहीं देखा जा सकता, जैसा कि दिल्ली पुलिस कह रही थी कि कुछ हिस्ट्री शीटर्स शामिल हो गए थे। दूसरा ऑब्जर्वेशन जो सीजीआई का रहा सर्वोच्च अदालत में, वो ये कि अगर छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और उनका मकसद कानून तोड़ना नहीं था, तो उनके मामले को हिंसा करने वाले आदतन अपराधियों से अलग करके देखना होगा। आप छात्रों को अपराधी के साथ जोड़कर नहीं देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी हम बना रहे हैं, यानी जैसा कि पिटिशनर चाह रहे थे वो आज हो गया। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज को रखा गया है, हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है और एक डायरेक्टर जनरल रैंक के जो अधिकारी रिटायर हुआ है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। आदेश की कॉपी कल जारी होगी। इसमें हाई पावर्ड कमेटी में कौन कौन होंगे, उनके नाम भी अब सामने आ जाएंगे। कमेटी जांच करेगी कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल तो नहीं इस्तेमाल किया, पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा तो नहीं हुई, इसकी भी जांच होगी। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोप के भी जांच के दायरे में आएंगे। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात और समझना जरूरी है, ये कमेटी संवैधानिक सवालों पर फैसला नहीं करेगी। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, सर्विलांस, निजता का अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़े सवालों पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा। इस हाई पावर्ड कमेटी का काम होगा तथ्यों की जांच करना, यानी क्या पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया, कील वाली लाठियां चली, पैलेट गन चलाई गई, बगैर सूचना दिए आंसू गैस के गोले चलाए गए, पुलिस वालों ने सादी वर्दी में मौजूद गैर पुलिस कर्मियों की मदद ली, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ अभद्रता की गई, क्या प्रदर्शनकारियों की तरफ से कानून तोड़ा गया, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई और किन आरोपों में तथ्य हैं। इन तमाम सवालों पर कमेटी अपनी रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट को देगी। सुप्रीम कोर्ट का फोकस बिल्कुल साफ है, किसने क्या किया यह आरोपों से नहीं, जांच के बाद तय होगा। एक और बड़ी बात, छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज राहत के संकेत दिए हैं। कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करके कुछ एफआईआर रद्द करने पर विचार कर सकता है। हालांकि गंभीर आपराधिक मामले वाले लोगों को अलग रखा जा सकता है। सीजीआई सूर्यकांत ने यह साफ किया कि प्रदर्शनकारी छात्रों के माता पिता अपनी मेहनत की कमाई से उसकी पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। इन बच्चों का पूरा भविष्य सामने है और उन्हें व्यवस्था से कुछ ज्यादा जायज उम्मीदें भी हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले में गेंद अब सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के पाले में चली गई है। छात्र प्रदर्शन पर ये जो कुछ पूरा डेवलपमेंट हुआ उसको लेकर आप समझ सकते हैं कि अब दिल्ली पुलिस को इस 3 सदस्यीय कमेटी के सामने अपना वर्जन रखना होगा और समझाना होगा कि कैसे लाठियां चलाई या नहीं चलाई, पैलेट गन चलाई या नहीं चलाई। आगे बढ़ते बात करते हैं आज की दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण स्टोरी पर।
जंतर मंतर हो या फिर रांची का आंदोलन, देश के जेनजी ने यह तो साबित करके दिखा दिया कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। कौन सोचता था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ जाएगा? कौन सोचता था कि प्रदर्शनकारी छात्रों के आगे झारखंड सरकार को झुकना पड़ेगा? यही इस दौर की युवा शक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। जब यूथ ठान लेता है तो सत्ता के बड़े से बड़े किले भी हिलने लगते हैं। जंतर मंतर से लेकर रांची तक की तस्वीर ये संदेश देती है कि लोकतंत्र में जनता और खासकर युवाओं की आवाज को नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए अब आसान नहीं बचा है। सवाल सिर्फ सरकार के झुकने का नहीं, बल्कि उस युवा चेतना का भी है जो अपने हक और भविष्य के लिए सड़क पर उतरने का साहस रखता है। आज का जेनजी सवाल पूछता है, जवाब मांगता है और जरूरत पड़ने पर सत्ता को आईना भी दिखाता है। यह है बदलते भारत की युवा शक्ति की ताकत। रांची में भी युवाओं की आवाज के आगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को धराशायी होना पड़ा। जब सरकार ने छात्रों की मांगे मानने का ऐलान कर शाम कर दिया तो रांची में देर रात खुशियां मनाई गई, छात्र खुशी से झूम उठे। लेकिन पटना और भुवनेश्वर में व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश का ज्वालामुखी फटा है। पटना में छात्र अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक मांग रहे हैं, तो भुवनेश्वर में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो जंतर मंतर जैसे हालात भुवनेश्वर में भी होंगे। छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। ये आगे आपको बताएंगे कि वहां क्या हालचाल है, लेकिन पहले हम बात पटना की आज कर लेते हैं। पटना के गर्दनीबाग में छात्र बीपीएससी शिक्षक भर्ती के चौथे चरण की परीक्षा में देरी और पैटर्न में बदलाव के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे थे। इसके बाद सरकार जैसे ही छात्रों को एग्रेसिव रूप में देखती है तो वहां की सम्राट चौधरी की सरकार, बीजेपी की सरकार तुरंत हरकत में आती है और छात्रों के गुस्से को शांत करने के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती के चौथे चरण का विज्ञापन जारी कर देती है। हालांकि अभी परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं की गई हैं। प्रदर्शनकारी छात्र खाली शिक्षकों के पदों को जल्द भरने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा एक चरण में ही कराई जाए और बिहार की डोमिसाइल नीति को सख्ती से लागू किया जाए। आंदोलन का एक अपना तरीका है, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से करते हैं। झारखंड में भी लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन चल रहा है, तो हम लोग भी उसी संवैधानिक तरीके से ही कर रहे हैं। छात्रों ने सरकार को 24 घंटे में मांग पूरी करने का अल्टीमेटम दे दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। अगर सरकार की आंखें जल्द नहीं खुली तो बिहार विधानसभा और सीएम आवास का घेराव भी किया जाएगा। भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार हो रही देरी को लेकर छात्र बिहार के शिक्षा मंत्री बीजेपी कोटे से जो आते हैं मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। पटना में छात्र धरने पर बैठे तो तेजस्वी यादव भी उसके बाद एक्टिव हो गए। तेजस्वी यादव ने नौकरी देने के मामले में अपनी पीठ थपथपाई और सम्राट सरकार पर सीधा आज हमला बोला। जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां दी, 3 महीने में परीक्षा कराया, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लिखित पत्र जो है हम लोगों ने हाथ में दिया, गांधी मैदान बुला के दिया। अब आप देख लीजिए क्या स्थिति है। पटना में आंदोलन ने अब धार पकड़ ली है, लेकिन रांची में भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने 16 दिन के बाद कल देर शाम अपना अनशन तोड़ दिया। सिस्टम पे गड़बड़ी थी, जो धांधली हुई थी उस पर कार्रवाई हुई है और जिस मकसद से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जान को जोखिम में डाल करके आंदोलन कर रहे थे और हमारा डिमांड पूरी हुई है। झारखंड की सोरेन सरकार को झुकना पड़ा। कल ही सोनम वांगचुक ने भी देवेंद्र महतो से वीडियो कॉल पर बातचीत की थी। इससे पहले अभिजीत दीपके भी अनशन के दौरान उनसे बात कर चुके हैं। कल ही राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर छात्रों की मांगों का समाधान करने का सीधे सीधे अपील की थी। इसके बाद छात्रों और सरकार के बीच 2 दौर की बातचीत हुई और फिर देर शाम झारखंड सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल के जरिए आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान कर दिया। इससे छात्रों के एक गुट ने अपनी जीत बताते हुए आंदोलन खत्म कर दिया और देर शाम तक जश्न भी मनाया। सभी प्रदर्शनकारी छात्रों की आंखों में जीत की खुशी के आंसू थे। ये लोग जमकर नाचे गाए, रात भर खुशियां मनाई।
हालांकि अब भी छात्रों का एक गुट सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। बताया जाता है कि इस गुट को बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी का समर्थन भी हासिल है। जब तक सीबीआई जांच नहीं मानती हम लोग आंदोलनरत रहेंगे और इस लड़ाई को अभी हम लोग जो तो बड़ी लड़ाई जीते हैं, लेकिन इसमें अभी और भी कुछ बाकी है जो जीतना बाकी है। जेएमएम सरकार का कहना है कि 2002 और 2007 जेपीएससी में कथित अनियमितता केस की आज तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हो पाई है। 20 साल के बाद भी सीबीआई जांच पे बात फंसी हुई है। ऐसे में सीबीआई पर भरोसा करें तो करें कैसे? सोरेन सरकार ने सीबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस समय पेपर लीक से जुड़े 148 केस की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट सिर्फ एक मामले में दाखिल कर पाई है। 14 से अब जितने भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। एग्जाम को रद्द करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान है सीबीआई से जांच। सीबीआई जांच की मांग पर तो अब सियासी रंग चढ़ चुका है, लेकिन सीआईडी फुल फॉर्म में है। जेपीएससी के पूर्व सदस्य अजीता भट्टाचार्य के पीए ब्रिज कुमार राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के अजीता भट्टाचार्य के पीए ने जेपीएससी का इंटरव्यू मैनेज करने के एवज में 40 लाख रुपए की घूस ली थी। अजीता भट्टाचार्य, आपको बताऊं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी है। उनका इस्तीफा भी हाल ही में हुआ जब ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी। फिलहाल झारखंड सरकार के एक फैसले ने आंदोलनकारियों के गुस्से को तो शांत कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग गुस्से में हैं जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा अभी 6-7 महीने पहले ही पास की थी। इन बच्चों का चयन हो गया था, इन्होंने नौकरियां शुरू भी कर दी थी। अब अचानक से देर शाम लिए सोरेन सरकार के फैसले के बाद ये लोग वापस बेरोजगार हो जाएंगे, इस बात का डर इनको सता रहा है। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए साधा न्याय मत कीजिए सर। हम लोग के लिए साधा न्याय मत कीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार है। ये तो पोस्ट पर दे, तो पोस्ट पर हम जांच कराने के लिए तैयार है। जो बोलिएगा सब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन मत कीजिए। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। सीबीआई जांच कीजिए, जहां से जो जांच करना। ये तो बात हो गई रांची की, उसके पहले आपने पटना का देखा। अब बात कर लेता हूं भुवनेश्वर की, एक और पड़ोसी राज्य उड़ीसा का। भुवनेश्वर में भी शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षक पदों को तत्काल भरा जाए और नई भर्ती की अधिसूचना जारी की जाए। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो हालात जंतर मंतर जैसे भुवनेश्वर में भी हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्कूलों में हजारों शिक्षकों के पद खाली होने के बावजूद भर्तियां नहीं की जा रही हैं और यही वजह है कि लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का सब्र अब जवाब दे रहा है। जॉब के लिए 2 साल से अभी तक इंतजार है। कहेंगे कि ये सरकार बहुत बातें करते, काम नहीं करते। हमें ये जब तक हमारा दिल में जान है तब तक हम लड़ेंगे। और तो देखा आपने किस तरीके से युवाओं ने अब आंदोलन को रास्ता बना लिया है अपनी आवाज को, अपनी बातों को मनवाने का। अब बात करता हूं आज की अगली और एक और बड़ी स्टोरी की। ये बात है अजब मध्य प्रदेश की गजब तस्वीर की। ये तस्वीर आप मेरे साथ चलता हुआ देख रहे हैं, ये एआई जनरेटेड है, लेकिन इस कहानी में कहानी कुछ ऐसी है जंपिंग की, लेकिन वो जंपिंग एक साथ रिदम में नहीं है, वो तो अजीबोगरीब तरीके से है। दरअसल उज्जैन में 1.5 साल बाद यानी 2028 में सिंगस का महाकुंभ होना है। करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के उज्जैन आने की संभावना है। तैयारियों के लिए 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की मध्य प्रदेश की सरकार की योजना है। लेकिन उसी उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में नाग पंचमी से पहले बने फुट ओवर ब्रिज की मजबूती का अजब गजब टेस्ट इस अंदाज में किया गया है। 300 गार्ड पुल पर अचानक कूदने लगे। एक बार तो देखकर लगा कि एआई जनरेटेड तस्वीरें, अभी जब मैं आपको असली तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप भौचक्के के रह जाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि वीडियो बिल्कुल ठीक है, ये कोई सेल्फी मोमेंट नहीं था, ये पुल का दरअसल सेफ्टी चेक किया जा रहा था। सवाल है कि क्या हमको आपने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा नहीं रह गया इस तरीके का टेस्ट जो किया गया, या फिर सरकारें केवल उद्घाटन करती हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए, उनको गुणवत्ता की चिंता नहीं है।
क्या ये सच में वाकई में सेफ्टी का टेस्ट था? क्योंकि पुल पर चलने वाले लोग सिर्फ गार्ड नहीं होते, वो आम आदमी होते हैं। इस सेफ्टी टेस्ट के दौरान अगर ये पुल टूट गया होता तो ये जो 300 गार्ड उसके ऊपर उछल रहे थे, उनकी जान को भी खतरा हो जाता। उसकी जवाबदेही कौन लेता? जिस पुल पर हजारों श्रद्धालुओं को चलना था, उसकी मजबूती जांचने के लिए इंजीनियरिंग टेस्ट होना चाहिए था। लेकिन उज्जैन से जो तस्वीर सामने आई है, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और ये बात साबित हो जाएगी, अजब मध्य प्रदेश की गजब कहानी है ये कोई स्टंट शो नहीं है। ये सरकारी सिस्टम में पुल की मजबूती जांचने का एक अनोखा तरीका निकाला गया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में नागचंद्रेश्वर मंदिर तक जाने के लिए 91 फीट लंबा फुटओवर ब्रिज बनाया गया है। अभी 2 दिन पहले इस पर 300 से ज्यादा सुरक्षा गार्डों को करीब 10 मिनट तक कूदाया गया, जंप कराया गया। दावा है कि लोड टेस्ट था ताकि पता चल सके कि हजारों श्रद्धालुओं का दबाव पुल कितना सह पाएगा। इंसानों के जरिए कराया गया। लेकिन सवाल है कि क्या पुल की मजबूती ऐसे ही कूद कूद कर जांची जाती है? आज तक क्या आपने दुनिया में कभी देखा ऐसे टेस्ट किया जाता हो? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर इसी टेस्टिंग के दौरान अगर ये पुल जवाब दे देता तो इन 300 गार्ड्स का क्या होता, इनके परिवारों का क्या होता, कौन जिम्मेदारी लेता? क्या कलेक्टर साहब लेते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार लेती? बड़ा हादसा हो सकता था। हजारों की भीड़ आने वाली थी और इस तरह की टेस्टिंग में ही पुल अगर गिर जाता तो ये टेस्ट नहीं, एक बड़ी त्रासदी का रिहर्सल बन जाता। अब नाग पंचमी के दिन महाकाल मंदिर में उमड़ी भीड़ की इस तस्वीर को देखिए। इस दिन 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन किए थे। 4,80,000 श्रद्धालुओं ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए और लगभग 1,50,000 श्रद्धालुओं ने भी काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। ये सब कल की तस्वीरें हैं उज्जैन की। इसी लाखों की भीड़ के लिए ही फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है और सिंगल्स के दौरान तो ये भीड़ 5 गुना तक बढ़ सकती है। लेकिन जिस तरह से इसका सेफ्टी टेस्ट किया गया वो कतई भी साइंटिफिक नहीं कहा जा सकता और इसीलिए उस पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पूरे मामले पर पीडब्ल्यूडी का कहना है कि यह टेस्ट कलेक्टर साहब के निर्देश पर किया गया था और इसमें किसी की जान को कोई खतरा नहीं था। सुनिए जरा। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि लोगों की भीड़ भाड़ होने में और जो तेजी से चलने से कंपन उत्पन्न होता है तो उसका तकनीकी रूप से एक जंपिंग टेस्ट करा के भी परीक्षण किया जाए। तो वो रात्रि के समय जो गार्ड्स है उनको एकत्रित कर निर्देशानुसार जो जंपिंग टेस्ट किया गया, जो उचित पाया गया। अजय यादव साहब इंजीनियर को सुन रहे थे आप, बिल्कुल कंपन चेक किया जाता है पर ये साइंटिफिक तरीका नहीं है। हम इनको बताते हैं कि इनको क्या करना चाहिए था। दरअसल ब्रिज लोडिंग टेस्टिंग के लिए IRC की गाइडलाइंस है। IRC का मतलब है इंडियन रोड कांग्रेस, जो भारत में सड़कों, पुल और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स तैयार करने वाली सबसे प्रमुख संस्था है। फुट ओवर ब्रिज के लिए स्टैटिक लोड टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में डिफॉर्मेशन यानी पुल कितना झुकता है इसको मापा जाता है। लोड की पोजीशन तय की जाती है, विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है और जांचा जाता है कि किसी स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन होने पर वो कैसे हिलता है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। और ये जो लोड है ये सैंडबैग का होता है, यानी मिट्टी के झोलों का, बैगों का। इंसानों को नहीं कुदाया जाता। फुट ओवर ब्रिज जैसे स्ट्रक्चर की टेस्टिंग लोगों को उस पर जंप करा के नहीं करी जाती। इसका प्रॉपर वैज्ञानिक तरीका है, तौर तरीका पूरा बना हुआ है और वैसे अगर टेस्ट किया जाए तो ये डॉक्यूमेंटेशन आगे जाके भी, जब ये ब्रिज को मेंटेन किया जाएगा ओवर द इयर्स, आज से 5 साल 10 साल बाद, तब भी इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन वैसे संभाला जा सकता है। अब सवाल ये कि क्या 300 गार्ड के कूदने से पहले और बाद में पुल का डिफॉर्मेशन, वाइब्रेशन और स्ट्रक्चरल रिस्पांस को वैज्ञानिक तरीके से रिकॉर्ड किया गया? अगर किया गया है तो रिपोर्ट सामने आनी चाहिए और अगर नहीं किया गया तो फिर सवाल और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये वही उज्जैन है जहां नाग पंचमी के मौके पर यानी कल नागचंद्रेश्वर मंदिर में भारी भीड़ के बीच भगदड़ जैसे हालात बन चुके थे। हमने वो खबर आपको दिखाई भी थी टाइम्स नाउ नवभारत पर। करंट फैलने की अफवाह फैली थी, जिसके बाद अचानक अफरा तफरी मची, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और कई श्रद्धालुओं को अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा था।
गनीमत है किसी का जान नहीं गई इस हादसे में। इस तरह के टेस्ट करवाकर सिर्फ सरकार की खिल्ली नहीं उड़ रही, बल्कि सिंगस्त कुंभ की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। उज्जैन में 2028 में सिंगस्त महाकुंभ का आयोजन है। सिंगस्त की तैयारियों के लिए सड़क, पुल, घाट, ट्रांसपोर्ट और क्राउड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े स्तर पर काम होने का दावा सरकार कर रही है। अब सवाल यह है कि जब 40 करोड़ लोगों की भीड़ का अनुमान है, तो क्या सिर्फ पुल ही नहीं, पूरी व्यवस्था की भी ऐसी जंपिंग वाली टेस्टिंग की जा रही है क्या? वाले सिंहस्थ के जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं, क्या उस पर भी आने वाले समय में कलेक्टर उज्जैन, प्रशासक मंडी समिति अथवा आयुक्त नगर निगम या संभाग कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी इन सब पुलों की गुणवत्ता क्या इस प्रकार के कूद को चेक करने वाले हैं? इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। देश में ऐसे पुल आज भी हैं जो 100 साल से भी ज्यादा समय से खड़े हैं। 100 साल से भी ज्यादा अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं। भारतीय रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक 2015 में 35,437 ऐसे पुल थे जो अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए थे और आज भी बिल्कुल चाक चौबंद स्थिति में है, बिल्कुल ठीक है। सबसे मशहूर है हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज। इसे 1943 में जनता के लिए खोला गया था। इसकी खासियत है कि यह बिना किसी नट बोल्ट के केवल रिवेट से बना हुआ है। ऐसे बिहार के भोजपुर में बना कोलाइवर पुल 1862 में शुरू हुआ था। यह पुल अपने समय में भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे लंबा नदी पुल था, जो आज भी बिल्कुल चालू हालात में है। प्रयागराज में बना ओल्ड नैनी ब्रिज 2 मंजिला पुल है। इसका निर्माण ब्रिटिश काल में 15 अगस्त 1865 को पूरा हुआ था। ये भी तंदुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। बिहार के रोहतास में सोन नदी पर बना नेहरू सेतु दशकों तक देश के सबसे लंबे पुलों में शुमार रहा। ये पुल सन 1900 में बनकर तैयार हुआ था। उत्तराखंड के हरिद्वार में बना सोलानी पुल करीब 170 साल पहले बनाया गया था और आज भी बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा है। ये पुल भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना माने जाते हैं। लेकिन जो कुछ उज्जैन में किया गया वो अपने आप में साइंटिफिक बिल्कुल नहीं था और बहुत बड़ा खतरा था उन 300 लोगों के लिए जिनको उन पर कुदाया गया। अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी की, जिस पर आप सबकी निगाहें हैं। संसद के मॉनसून सत्र में ना विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और न ही सरकार की तरफ से कोई सफाई दी गई। मेरे साथ लगी इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि मैं किस मुद्दे की बात करने वाला हूं। यह मुद्दा आपकी हमारी जेब से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, लेकिन हम चक्रव्यूह में आज फिर इस मामले को उठा रहे हैं। यह मामला है E20 के पेट्रोल का। हमको आज ये मामला उठाने के लिए मजबूर किया गया, और मजबूर किसने किया? सरकार से जुड़े एक बहुत बड़े शख्स ने। यानी मोदी सरकार के अंदर भी अब इसको लेकर बेचैनी साफ दिखाई दे रही है कि E20 को क्यों जबरन कंज्यूमर को बेचा जा रहा है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन साहब, जो कि आप मेरे दाहिनी तरफ इस वक्त देख पा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि करोड़ों पुरानी गाड़ियों को बचाने के लिए पेट्रोल पंपों पर पुराने E10 पेट्रोल की बिक्री को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। सवाल है कि क्या सरकार अब अपने सलाहकार की इस सलाह को सुनेगी? सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने आगाह किया है कि E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल से न सिर्फ पुरानी गाड़ियों को भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि इससे देश की खाद्य सुरक्षा और जल स्तर पर भी बड़ा संकट मंडरा रहा है। CEA नागेश्वरन ने द इंडियन एक्सप्रेस के अपने आर्टिकल में साफ लिखा है, E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों को भारी नुकसान हो रहा है। देश में इस समय करीब 8 करोड़ पुरानी बाइक और स्कूटर सड़कों पर है, जो कार्बोरेटर तकनीक पर आधारित हैं और BS4 नियमों से पहले के बने हुए हैं। नागेश्वरन ने इन गाड़ियों को लेकर गंभीर चिंता की ओर इशारा करते हुए लिखा कि एथेनॉल में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। पुरानी गाड़ियां हवा और पेट्रोल के इस नए मिक्सचर को एडजस्ट नहीं कर पाती, जिससे इंजन जल्दी और ज़्यादा गर्म होता है। E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों के अंदर लगे रबर के पाइप और पुर्जे धीरे धीरे गलने या खराब होने लगते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने सलाह दी है कि जब तक इन 8 करोड़ गाड़ियों में ज़रूरी मॉडिफिकेशंस ना हो जाएं,
तब तक पेट्रोल पंपों पर पुराने E10 पेट्रोल की बिक्री जारी रहनी चाहिए ताकि आम आदमी की गाड़ियां खराब ना होने पाए। आर्टिकल में भले ही इसे सीईए नागेश्वरन का निजी विचार बताया गया हो, लेकिन सवाल यह कि जिस E20 प्रोग्राम से सरकार अरबों रुपए बचाने का दावा कर रही है, क्या उसके छिपे हुए नुकसान उस बचत से कहीं ज्यादा हैं? और क्या सरकार वाकई अपने सबसे बड़े आर्थिक सलाहकार की सलाह को सुनेगी? अब आप सोच रहे होंगे कि जिसने देश के एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी पर इतने बड़े सवाल खड़े किए वो अनंत नागेश्वरन आखिर हैं कौन और सरकार में उनकी कितनी बड़ी हैसियत है। तो चलिए जल्दी से हम आपको पहले ये बता देते हैं। वी अनंत नागेश्वरन भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। वित्त मंत्रालय में यह सबसे बड़ा सलाहकार का पद होता है। देश का आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे इन्हीं की देखरेख में तैयार किया जाता है। सरकार कोई भी बड़ी आर्थिक नीति जब बनाती है तो उसमें सीईए का इनपुट सबसे ज्यादा अहम रखता है। जब सरकार का अपना मुख्य अर्थशास्त्री किसी नीति पर सतर्कता बरतने की सलाह दे रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी तो बज रही है। एक्चुअली सरकार को अपने सलाहकार की बात सुननी चाहिए क्योंकि उसके रीजन है। देखिए, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम जो है वो इस समय ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और इसको एक दिन में सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि अभी कुछ दिनों के लिए E10 की सप्लाई को कंटिन्यू किया जाए एटलीस्ट 50% पेट्रोल पंप पर, ताकि जो लोग E5, E10 व्हीकल ले रहे हैं उनको क्लीन फ्यूल मिल सके। आमतौर पर सरकारी योजनाएं लेट लतीफी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग का सफर उम्मीद से ज्यादा तेज दिखा रहा है। 2013 और 14 के दौरान पेट्रोल में सिर्फ 1.5% एथेनॉल मिलाया जाता था, लेकिन 2022 में सरकार ने 10% एथेनॉल मिलाने का टारगेट समय से पहले पूरा कर लिया। सरकार ने इसी साल पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग कर E20 का टारगेट भी 5 साल पहले हासिल कर लिया। सरकार भले ही E20 को टारगेट समय से 5 साल पहले पूरे कर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन यह भी अब सच है कि देश की सड़कों पर चलने वाली करीब 80% से ज्यादा पेट्रोल व्हीकल्स E20 कंप्लायंट यानी उनके अनुकूल नहीं है और देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार की चिंता इन्हीं गाड़ियों को लेकर है। जरूरी था कि सरकार E10 पे काम करे और शायद उनकी सलाह बिल्कुल सही है। हम भी 2025 से डिमांड कर रहे हैं लगातार कि प्लीज E10 की सप्लाई को भी रेगुलर रखें E20 के साथ में, क्योंकि E20 का अलग पर्पज है और E10 की अलग रिक्वायरमेंट है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्यूल हमारे पास होना बहुत जरूरी है। सीईए नागेश्वरन की चेतावनी का दूसरा हिस्सा आप समझिए, उनके लिए भी बहुत मायने हैं जिनके पास किसी तरह की गाड़ी नहीं है। दरअसल एथेनॉल ब्लेंडिंग से खाद्य महंगाई और पानी की बर्बादी हो रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि सीजन में देश की करीब 10% यानी करीब लगभग 30 लाख टन चीनी को एथेनॉल बनाने में खपा दिया गया। एथेनॉल की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलें अब सीधे एथेनॉल फैक्ट्रियों में की जा रही है। इसके 2 सीधे और भयानक नतीजे सामने आए हैं। समझिए इस बात को, जब एथेनॉल कंपनियां ज्यादा दाम देकर मक्का खरीदेंगी तो पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री को महंगा चारा मिलेगा। नतीजा, अंडे, चिकन और दूध का दाम रॉकेट की तरह बढ़ेगा, जो सीधे खाद्य महंगाई को ऊपर ले जाएगा। दूसरा संकट समझिए अब वो पानी का होगा। गन्ना बहुत ज्यादा पानी पीने वाली फसल है। मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि सिर्फ फैक्ट्रियों का पानी मत गिनिए, उस गन्ने को उगाने में जो अरबों लीटर ग्राउंड वाटर सूख जाता है उसका हिसाब लगाना भी जरूरी है। जो पानी हमारी प्यास बुझा सकता था वो आज गाड़ियों का ईंधन बन रहा है। जाहिर है E20 पर जब सरकार के सलाहकार इतना बड़ा गंभीर सवाल उठा रहे हो तो विपक्ष को एक बार फिर सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल की वकालत की है। क्या मोदी जी उनकी बात सुनेंगे या फिर असहमति जताने वाली आवाजों की तरह ही मुख्य आर्थिक सलाहकार को भी हटा देंगे, जैसा कि वे हमेशा करते आए हैं। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए। इन जेनजी बच्चों से क्या दुश्मनी है जिनकी मोटरसाइकिल है पुरानी, जो E20 इनेबल नहीं, और अब तो इस पर भारत के जो आर्थिक सलाहकार हैं इस पर आवाज उठा रहे हैं। नितिन गडकरी जी, अगर अपने बच्चों को आबाद करना है तो देश के बच्चों को बर्बाद करने की आप क्यों सोच रहे हैं? भारत सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर की सलाह को भी पेट्रोलियम मंत्रालय नहीं मान रहा
और आपकी गाड़ियों को नुकसान कराते E20 पेट्रोल उसमें डाल रहा है। ये सरकार प्यार से नहीं मानेगी, हमें आंदोलन करना होगा। और सलाहकार की सुनो सरकार, इस पूरे मामले पर हमारे रिपोर्टर हिमांशु कुमार तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन पार्टी ने E20 के मुद्दे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। हालांकि पूरे मामले पर सरकार का तर्क है कि पेट्रोल पंप पर E10 और E20 पेट्रोल एक साथ उपलब्ध कराने से लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का खर्च बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या डिपो से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और पेट्रोल पंप तक E20 के लिए हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार है? पेट्रोलियम एक्सपर्ट्स के मुताबिक E20 पेट्रोल के लिए एक पूरी तरह से अपग्रेडेड सिस्टम की भी जरूरत होती है, क्योंकि एथेनॉल की प्रकृति ऐसी होती है कि यह हवा से नमी यानी पानी सोखता है। रिफाइनरियों और तेल डिपो में एथेनॉल को स्टोर करने के लिए सामान्य टैंक नहीं चलते। इसके लिए विशेष स्टेनलेस स्टील या एक खास कोटिंग की गई इपॉक्सी लाइन्ड टैंक चाहिए होते हैं, जिन्हें बनाने में भारी निवेश लगता है। नमी सोखने की आदत के कारण ब्लेंडेड पेट्रोल यानी E20 को लंबी दूरी के अंडरग्राउंडेड पाइपलाइनों के जरिए ट्रांसपोर्ट करना बहुत जोखिम भरा होता है। इसके लिए पूरी तरह से टैंकर पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ट्रैफिक दोनों बढ़ जाते हैं। पेट्रोल पंपों पर E20 के लिए अलग अंडरग्राउंड टैंक और विशेष डिस्पेंसर लगाने की जरूरत है, जिनके अंदर के पुर्जे एथेनॉल प्रूफ हों। भारत में हजारों पंप E20 देने लगे हैं, लेकिन E10 और E20 दोनों को एक साथ स्टोर करने की क्षमता देश के 70% से ज्यादा पंपों के पास आज भी नहीं है। E20 के लिए जो लॉजिस्टिक चेंजेस की जरूरत है, जैसे टैंकर्स को बदलना जरूरी है, अंडरग्राउंड टैंक को बदलना जरूरी है, डिस्पेंसिंग सिस्टम को बदलना जरूरी है, इवन डिपो लेवल पर भी काम करना जरूरी है। जब ये सारे काम कंप्लीट होते जाएं, तब E20 की डिस्पेंसिंग इंक्रीज की जा सकती है। तो एक तरफ सरकार का तर्क है कि E20 से कच्चे तेल के इंपोर्ट में कमी आई है और विदेशी मुद्रा की भारी बचत हो रही है। सरकार ये भी मानती है कि इस योजना से किसानों को उनकी फसल की बेहतर कीमत मिल रही है और सरकारी टेस्टिंग में गाड़ियों के इंजन को बड़े नुकसान के सबूत सरकार को नहीं मिले हैं। थोड़ी बहुत माइलेज में कमी हो सकती है, लेकिन CEA नागेश्वरन ने ये नहीं कहा। वो कहते हैं कि एथेनॉल योजना को बंद कर दिया जाए। ये बिल्कुल नहीं कहा, मैं साफ कर दूं। उनकी सलाह बिल्कुल क्लियर है। ऊर्जा सुरक्षा से होने वाले फायदों की तुलना उन अनदेखे नुकसानों को जरूर की जानी चाहिए जो हमारे कृषि क्षेत्र और खाद्य अर्थव्यवस्था को सह रहे हैं, उन पर पड़ रहे हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि बैलेंस बनाया जाए। पुरानी गाड़ियां जब तक सड़कों पर हैं, तब तक E20 पेट्रोल गाड़ियों के लिए नुकसानदायक है, तो E10 को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कार्यक्रम के आखिर में मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी पब्लिक व्यू की। अविनाश पांडे E20 पर पोस्ट लिखते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जनता की मांग को देखते हुए सरकार द्वारा सिर्फ E10 ही नहीं बल्कि शुद्ध पेट्रोल का विकल्प भी अब दिया जाना चाहिए। हेमंत सोरेन के मुद्दे पर शांतनु गोस्वामी का पोस्ट है, सोरेन सरकार ने छात्रों की बात मानकर लोकतंत्र को मजबूत किया। CBI जांच की मांग भी मानेंगे, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।